हेलो फ्रेंड्स, मैं उज़ैर सिद्दीकी फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए सेशन के साथ। और भाई इस बार हमको उसी चैप्टर को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ाई करनी है और काम चलाना है आगे। यार कैसे करना है वो सब देखना है। ठीक, फ़िलहाल भाई आज थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, उसके जो लॉज थे उनके बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह से उसने क्रॉस कराया था, तो वो वाली सारी बातें कवर करेंगे। अगर कोई ये डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहा है तो मैं उससे यार रिकमेंड करना चाहूँगा कि इससे पहले वाली ज़रूर देखें। भाई इससे पहले वाली अगर देख लोगे तो आपको टर्म्स जो मैं आज यूज़ करूँगा ना डायरेक्टली उनके मीनिंग समझ में आएंगे। वो मैं पढ़ा पहले चुका हूँ लेकिन यूज़ आज करूँगा। चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए अपनी सेकेंड क्लास को, जो कि बेस्ड है मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे। आपके टॉपिक का नाम है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस के कुछ लॉज थे, कुछ नियम थे। उसने बताया था कि अगर कोई जीन है तो किस तरह से माँ बाप के अंदर से कैरेक्टर लेकर आएगा बच्चों के अंदर। ठीक, तो उसी चीज़ को हमको आज पढ़ना है, तो उसके लिए ही मेहनत चलेगी आज। चलो भाई स्टार्ट कर दो सर। ऐसे क्या टाइम अप करोगे क्या? हमारा बोर्ड ऐसे आने वाले हैं तो देखो भाई इधर पढ़ना है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंडल ने भाई 3 लॉज दिए इनहेरिटेंस के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर। कितने लॉज दिए? 3 लॉज दिए। पहले लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो पहला लॉ था उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सर सेकंड वाले का नाम भी लिख दो यहीं पे, ये लो भाई। दूसरे लॉ का नाम था लॉ ऑफ सीग्रीगेशन। लॉ ऑफ सीग्रीगेशन। सर ये क्या खतरनाक बायोलॉजी का वर्ड लिखवा रहा हो, कोई इजी में इंग्लिश वाला लिखवाओ। तो ये लो भाई इंग्लिश वाला इजी में। इसी का एक और मीनिंग है सेपरेशन। सेपरेशन इसका एक और नया मीनिंग है, या फिर इसका एक और ही इसी के नाम है वो। ठीक है, थर्ड लॉ और बता दो सर। ये लो भाई थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर ये 3 लॉज आज ही पढ़ने हैं क्या? हाँ भाई चेक करते हो तो कितने पढ़ाए जाएंगे। तो पहले लॉ को उठाते हैं और उसके बारे में स्टडी करना चालू करते हैं। सर ऐसे कैसे स्टडी करना चालू करते हैं ये तो बताओ। ये मेंडल कौन था? ये नाम तो मेंटल सा लग रहा है, काम कुछ मेंटल वाले थे क्या इसके? नहीं यार, काम बहुत बेहतरीन था भाई, अच्छे काम किए इसने। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सुनो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई मेंडल आ गया। मेंडल कहने लगा मेरे से, जी उज़ैर भाई बताइए क्या करना है आपके लिए। तो मैंने इसको बोला भाई अपना पूरा नाम बता चल। तो इसने बताया मेरा पूरा नाम है G.J. मेंडल। अबे पागल आदमी, G.J. ये तो शॉर्ट फॉर्म हुई, ये कैसा पूरा नाम है? कह रहा ये लो तो पूरा और भी खतरनाक वाला पूरा लंबा वाला नाम। G फॉर ग्रेगर, J फॉर जॉन। जॉन सीना? नहीं, जॉन सीना नहीं भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो एक बंदा था जिसका नाम मेंडल या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम था। इसने क्या करा, ये पहला बंदा था दुनिया के अंदर जिसने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि यार माँ बाप के ऊपर जाते हैं बच्चे, जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे। कोई पड़ोसी पे जा रहा है तो भाई वो तो कोई और ही बता सकता है यार, मैं तो बताने नहीं वाला उसके बारे में। ठीक, तो भाई माँ बाप के ऊपर जाते हैं बच्चे, भाई पेरेंट्स के ऊपर जाते हैं या फिर रिश्तेदारों के ऊपर जाते हैं भाई। ठीक है, तो जीन्स लेकर आते हैं उनके कैरेक्टर को हमारे ऊपर। तो ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसी कोई बड़ी वाली। इसने उसके बारे में पहली बार स्टडी की। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी। और भी कुछ लोग आए होंगे, वो कुछ कह के चले गए होंगे, लेकिन इसने क्या करी, एक सिस्टमेटिक स्टडी करी भाई। बहुत बेहतरीन स्टडी कर दी इसने। तो ये कौन था भाई? फर्स्ट साइंटिस्ट। तो ये फर्स्ट आदमी था हु स्टडीड, जिसने क्या करी, स्टडी की जेनेटिक्स सिस्टमेटिकली। भाई ये ऐसा बंदा था जिसने सिस्टमेटिक हिसाब से अच्छे तरीके से जेनेटिक्स पर स्टडी करी। अब ये कौन सा वर्ड आ गया जेनेटिक्स? भाई जेनेटिक्स के अंदर एक नाम आ रहा है जीन्स।
तो जीन्स की स्टडी करी इसने, एक तरीके से जीन्स के बारे में इसने स्टडी करी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, और बताओ उसके बारे में कुछ भाई। और इसके अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात करें तो इसने पी के प्लांट पे 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। 7 ईयर्स तक क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, ये चीज़ जानने के लिए कि कैसे आ रहे हैं भाई हेरिडिटी, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से जीन्स आ रहे हैं माँ बाप से बच्चों के अंदर, कैसे कोई बच्चा माँ बाप के ऊपर जाता है। ठीक है, तो 7 साल के लिए इसने क्या करे भाई? एक्सपेरिमेंट्स कर दिए इसने। सर पेपर के अंदर अगर आ गया कब से कब तक एक्सपेरिमेंट करें, तो भाई उसका भी जवाब है ये रहा। इसने 1856 से लेके 1856 से लेकर 1863 तक क्या कर डाले? एक्सपेरिमेंट कर दिए। 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट कर दिया इसने। ठीक है सर, आगे बताइए इसके बारे में कुछ और जानकारी। मैं वैसे इसके बारे में ही पढ़ते रहोगे। और सुनो, चलो भाई इसका पहला लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ, इसका जो फर्स्ट लॉ है वो पढ़ते हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, चलो और भी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी एक बात और लिख लेना कि इसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। भाई जेनेटिक्स का बाप है तू आदमी नहीं है, तू बाप है भाई, खतरनाक बंदा है। तूने कैसे दिमाग लगा लिया कि जीन्स लाते हैं माँ बाप से करेक्टर, कुछ तो किया होगा भाई। 7 साल तक ऐसे तो तूने कुछ खतरनाक ही काम किया होगा, ऐसे तो बात है नहीं। तो चलो भाई इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये खुद बताएगा कि भाई मैं क्या हूँ, मैं हूँ जेनेटिक्स का बाप। इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं भाई। जेनेटिक्स का बाप हो गया आज के बाद भाई, नाम है बंदे का, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो पहला लॉ पढ़ते हैं अब इसका। तो इसके फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई डोमिनेंट वर्ड सुना है हमने, डोमिनेंस क्या है? तो मैचिंग है भाई, कुछ तो कनेक्शन होगा। हाँ कनेक्शन है, ऐसी कोई बात नहीं कि कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है, बता दिया जाएगा उसके बारे में। जो पहला लॉ है वो 2 बात बोलता है, कुछ चीज़ें नहीं देखनी, कुछ नहीं करना, बस 2 बातें पढ़नी है इसके बारे में कि भाई जो जीन्स है, जीन्स को इसको इस बंदे का नाम पता ही नहीं था जीन्स। इसने तो एक नया टर्म यूज़ करा था जिसका नाम होता है फैक्टर। इसने जीन्स की जगह क्या बोला? फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर किसको बोलता था भाई? जीन्स को बोलता था फैक्टर। ठीक है, तो इसने बोला कि फैक्टर क्या है भाई? ऑलवेज वर्क्स इन पेयर। जो आपके जीन है वो हमेशा जोड़े में काम करेंगे, अकेला जीन कुछ नहीं कर सकता। 2 जीन मिलके कुछ करेक्टर वरेक्टर ला सकते हैं माँ बाप के अंदर से उठ के, एक जीन कभी कुछ काम नहीं करेगा। तो जीन ऑलवेज वर्क इन पेयर, पेयर के अंदर काम करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात मैं बता चुका पहले, इसने बताया कि जीन्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अब ये क्या है ये तो मैं पहले ही बता चुका आपको, व्हाट इज़ डोमिनेंट एंड व्हाट इज़ रिसेसिव। भाई पिछली वाली वीडियो में यही कराया मैंने, और कुछ कराया नहीं। मैंने डोमिनेंट बता दिया, मैंने रिसेसिव बता दिया। जीतेगा तो डोमिनेंट, हारेगा तो रिसेसिव। मैं सब करा चुका हूँ उसके बारे में। ये पहला लॉ था इसका छोटा सा, बस इतनी बातें जाननी है इसके बारे में। चलो जी सेकंड लॉ पढ़ा दो हमको। चलो भाई सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या है सर? ये लॉ ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सेपरेशन? तो लॉ ऑफ सेपरेशन क्या बोलता था उसके बारे में पहले मैं इंग्लिश में लिख दूं थोड़ी सी बात है, फिर मैं हिंदी में प्यार से समझा दूंगा व्हाट इज दिस। ठीक है, तो इसने क्या बोला भाई? इसने बोला कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जीन्स सेपरेट या फिर सेपरेट का एक और वर्ड क्या लिखा था आपने अभी? सीग्रीगेट टू ईच अदर। जब गैमेट्स बनते हैं तब ये जो जीन्स है आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने का हमने बोल दिया लॉ ऑफ सेपरेशन। तो भाई ये नया वर्ड डाल दिया सर, क्या कुछ भी घुसेड़े जा रहा हो बीच में? कहाँ गया एक नया वर्ड? व्हाट इज गैमेट मीन्स? भाई ये तो मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर करा चुका हूँ, अब इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप उसको देखो। चलो तो यहाँ करा दूंगा दोबारा। व्हाट इज गैमेट? ये रहा भाई गैमेट। भाई गैमेट्स का एक और सिंपल सा नाम है सेक्स सेल्स। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स है भाई। आंखों की सेल है, कानों की सेल है, नाक के अंदर सूंघने वाली सेल्स है, जुबान के ऊपर टेस्ट करने वाली सेल्स है। हर बॉडी के अंदर, हर बॉडी पार्ट के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स है। लेकिन
कुछ सेल्स हैं जो हमारे अंदर से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। आज उनका नाम पता है आपको? इंसानों के अंदर क्या है भाई? इंसानों के अंदर जो बच्चों के अंदर जाती है सेल, उसका नाम होता है स्पर्म अगर लड़का हो तो, और लड़कियों के अंदर से क्या जाता है? एग या फिर ओवम। ठीक है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं भाई, तब जाके बच्चा बन जाता है। तो भाई बच्चों के अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? सेक्स सेल से ट्रांसफ़र हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। कभी सोच रहा हो ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, बस सेक्स सेल से ट्रांसफ़र होती है, बाकी सब नहीं होती। ठीक है, तो वो सेल्स जो ट्रांसफ़र होती है बच्चों के अंदर, उनको हमने क्या बोल दिया? गैमेट्स। चलो ठीक है सर, आगे बताओ। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जीन अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। क्या मतलब है इसका? भाई करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ आने वाला है। चलो तो देखते हैं भाई इसने क्या करा। 7 साल क्या इसने किया यार। ये देखो छोटी सी कहानी है, इसको सुनो काम खत्म हो जाएगा। ये मेंडल का घर, होम स्वीट होम, एम बना रखा है भाई, मेंडल का घर है। ठीक है, इसने भाई खेती कर रखी थी। पुराने ज़माने का आदमी था, सन 1856 के आसपास का बंदा था, इससे भी पहले का ही होगा क्योंकि इसमें तो एक्सपेरिमेंट किया उसने। तो भाई उसने देखो क्या किया, ये उसका छोटा सा खेत था। खेत मतलब पता है ना, क्रॉप्स उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए उसने जगह छोड़ रखी थी। यहाँ पे तरह तरह की फसल उगाता था वो हर साल। ठीक है, तो एक बार उसने भाई ये आलू की खेती कर रखी, ये नींबू की, कुछ भी कर लेता था, कुछ भी उगा लेता था, गाजर मूली टमाटर प्याज अदरक कुछ भी उगा लेता था वो। तो उसने एक बार क्या किया, अपने खेत के अंदर आलू उगा रखे थे, तो उसने आलू को अपने खेत में से निकाला और एक बराबर वाले खेत में से आलू तोड़ के लाया। हालांकि इस टाइम पे बेचारे की पिटाई हुई बहुत, जब खेत में से आलू तोड़ रहा था, खेत वाले ने ईंटें मारी फेंक, अरे चला जा, तेरा खेत ना यहाँ पर आ उठाना है। तो भाई ऐसे बजाया, असली बात नहीं है यार, ऐसे कहानी के हिसाब से सुनो उसे। ठीक है, तो उन्होंने दोनों खेत का आलू मैच करके देखे भाई, सेम टू सेम। फिर उसने अपने खेत का आलू इंडिया वाले खेत के आलू से उठाया, सेम टू सेम। भाई किसी और से मैच किया, सेम टू सेम। किसी और देश से मैच किया, सेम टू सेम। सारे का सारा आलू सेम। ऐसे ही उसने गाजर के साथ किया, सारी सेम। ऐसे ही उसने और भी जो फसलें थी, मूली के साथ किया, सारी सेम। ठीक है, टमाटर के साथ किया, सारी सेम। तो भाई सारी की सारी फसलें सेम थी, लेकिन एक बार इसने क्या किया, मटर के पेड़ को उठाया अपने खेत में से और बराबर वाले के खेत में देखा, तो बराबर वाले खेत के जो मटर थी, उसके जो प्लांट्स थे, इतने बड़े बड़े प्लांट्स, इसके बेचारे के खेत के इतने छोटे छोटे प्लांट्स। तो उसने देखा कि मटर के पेड़ के अंदर हाइट का डिफरेंस है, किसी की स्टेम लंबी है, किसी की स्टेम छोटी है, तो हाइट के अंदर क्या है, डिफरेंस है। फिर उसने दूसरी चीज़ देखी, किसी के अंदर वायलेट फ्लावर आ रखे हैं, किसी के अंदर वाइट फ्लावर आ रखे हैं, भाई फ्लावर के कलर के अंदर भी डिफरेंस है। फिर उसने मटर को छील के उसके अंदर बीज देखे, कोई सा राउंड एकदम गोल गोल बीज है, किसी के अंदर सिकुड़े हुए बिल्कुल रिंकल्ड बीज है, भाई छोटे छोटे बिछे हुए एकदम बीज है। अच्छा जी, किसी के अंदर पीले कलर के बीज है, मटर है, किसी के अंदर हरे कलर के बीज है या फिर मटर है। तो भाई ये तो बहुत सारे डिफरेंस थे इसके अंदर यार, दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा अगर मैं ऐसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करूं जो सेम टू सेम है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ माँ बाप से इसके अंदर है क्या नहीं है। भाई सेम टू सेम दिख रहे, क्या पहचान लोगे, कुछ नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर कोई चीज़ अलग है तो वो बंदा क्लियर कट देख सकता है कि भाई माँ बाप में ये था, बच्चे में ये चीज़ आ गई। तो उसने किस पे एक्सपेरिमेंट करना प्रीफर करा, उसने सोचा पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करूँ, किसी और पे ना करूँ, पी प्लांट पे करूँगा। मैंने बोला भाई आलू पे कर ले, कह रहा तू करेगा, तेरे बस की है, मैं करूँगा, मैं तो पी पे करूँगा। पी देख रखा है मैंने, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर दूंगा खतरनाक वाला। मैं कह रहने दे तू, कुछ नहीं करने का, बावड़ा हो जाएगा, मेंटल नाम हो जाएगा मेंटल की जगह। कह रहा कुछ ना होगा, एक दिन मेरा नाम बाप ऑफ जेनेटिक्स के नाम से रखा जाएगा भाई, और आज उसका नाम यही है। ठीक है, तो खतरनाक हो गया बंदा वो। तो भाई उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये रहा क्वेश्चन भर भर का आता है। उसने किस पे किया भैया, विच प्लांट मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो आपको आंसर क्या देना है, उसने तो पी प्लांट को चूज किया। किसे किया, पी प्लांट को चूज किया। फिर उसी का आगे क्वेश्चन होगा एंड वाई, क्यों चूज किया भाई। तो भाई पहली बात तो पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट का एक और नाम है साइंटिफिक, पायसम सटाइवम।
पायसम सटाइवम, ये उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है जी। क्यों चूज किया, रीजन ये रहा, पी प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग करेक्टर्स थे। पी प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग करेक्टर्स थे। तो भाई देयर आर मैनी डिस्टिंक्ट करेक्टर्स प्रेजेंट इन पी प्लांट्स। पी प्लांट्स के अंदर तो अलग अलग तरह के करेक्टर्स थे बहुत सारे। ठीक है भाई, पहली बात। और बताओ रीज़न क्या था। तो ठीक है सर, ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये था भाई चूज़ करने का कि जो पी प्लांट की लाइफ स्पैन है, जो ज़िंदगी है, वो 3 से 4 मंथ्स की है। तो 3 से 4 मंथ्स की क्या है उसकी लाइफ स्पैन है। तो सर इससे क्या फ़ायदा भाई, 3 से 4 मंथ के लाइफ स्पैन का होने का ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा प्लांट पे स्टडी कर सकता है, ज़्यादा जनरेशन पे स्टडी कर सकता है। भाई 3-4 महीने में एक जनरेशन ख़त्म, दूसरी आ जाएगी, दूसरे पे स्टडी करो, फिर 3-4 महीने में वो भी ख़त्म, और भी करो, तो 7 साल में पता नहीं कितनी जनरेशन पे उसने स्टडी कर डाली होगी भाई। यही तो बात है, बस ये फ़ायदा था उसका। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। फिर और भी बहुत सारे फ़ायदे थे, इतने ज़्यादा याद नहीं करने, बस 2-4 याद करो, काम बन जाएगा, बहुत है। ठीक, चलो तो सर जी आगे करा दो मुझे पहला लॉ के कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो दिखाओ। तो ये लो भाई पहले लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहले लॉ के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने हैं सर हमको। तो ये लो भाई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहला और दूसरा लॉ एक ही एक्सपेरिमेंट्स हो जाएगा। भाई मेंडल ने क्या करा, अपने खेत में से 2 तरह के प्लांट्स उठाए। एक तो टोल वाला प्लांट उठाया, उसकी क्रॉस करा दी ड्वार्फ वाले प्लांट से। ठीक है, क्रॉस में पहले बता चुका हूँ, क्रॉस इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, तो ज़रूर से इनके बच्चे पैदा हुए होंगे। इनके जो बच्चे पैदा हुए वो किस तरह से हुए, पहले चेक करो भाई। इसके कुछ जीन्स होंगे अपने, टोल जो हाइट है उसके कुछ अपने जीन्स होंगे। हाँ चलो सर मैं मान लेता हूँ टोल के जो जीन्स हैं वो डबल टी हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल टी। भाई देखो टोल को मैंने टी से डिनोट कर दिया, कैपिटल टी से। सर एक भी तो लिख सकते थे, दो लिख रहे हो। भाई बात सुनो, ये जो टी है ये जीन्स को डिनोट करता है, और जीन्स तो हमेशा पेयर में काम करते हैं। पहला लॉ है डोमिनेंट इसका मेंडल का। कहाँ चले गए मेंडल भाई, हो रहा है ये रे भाई मेंडल भाई कि भैया जीन्स तो पेयर में काम करेंगे, अकेला जीन कुछ ना कर सके, दो जीन मिलके काम करें। तो वही तो बता दिया मैंने कि भाई जीन है, टोल में टी से भी लिख सकता था, लेकिन भाई ये तो हमेशा काय में करते हैं, पेयर में काम करते हैं, इसलिए मैंने डबल टी बना दिया। तो ये क्या है भाई, इसका एक तरीके से ये जीनोटाइप है, मैंने जीन्स लिख दिया इसका। ठीक, और ये क्या है भाई ड्वार्फ। क्या है सर ड्वार्फ क्या होता है, ड्वार्फ को कैसे डिनोट करेंगे। तो याद रखो, अब तो हमें पता है, जब मेंडल को पता नहीं था, अब हमें पता है कि जो आपका डबल टी है बड़ा वाला कैपिटल वाला, वो टोल को डिनोट कर रहा है, और टोल एक डोमिनेंट जीन है। टोल क्या है भाई, ये डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो हमको जो दूसरा करेक्टर होता है ना, जैसे कि भाई टोल तो हमने टी से ले लिया, दूसरे करेक्टर को उसी ही के जैसा लेना पड़ता है हमको, लेकिन छोटी वाली ABCD के अंदर। मतलब कि ये कैपिटल टी है तो ड्वार्फ स्मॉल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो गए दोनों के दोनों। चलो सर इनकी क्रॉस करा दो, काम खत्म भी करो। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसकी क्रॉस कराने के लिए पहले हमको सेक्स सेल्स बनानी पड़ेंगी। सेक्स सेल्स का एक और नाम क्या है, गैमेट्स नाम है सर, आपने अभी बताया था, इतना तो भूलते नहीं हैं हम। तो गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि गैमेट्स ही तो बच्चों में जाएंगे, बाकी सारे सेल्स से हमको क्या लेना। गैमेट्स बना दो सर, काम हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं। तो इनकी क्या बना दी मैंने, गैमेट्स बना दिए। तो भाई याद रखो, गैमेट्स बनाने के लिए अगर 2 सेम वर्ड लिखे हों तो उनको अलग अलग कर दो, उनको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। चलो भाई सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। सर छोटे छोटे टी अलग कर दो, मुझे बड़े लग रहे। चल ठीक है भाई, सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। सर क्रॉस भी तो कराओ इनके बीच में। चलो भाई क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कुछ नहीं है, मैथ है बस, मैथ तो आसान वाली है, 9th क्लास वाली भी नहीं, 6th वाली, 6ठी 5वीं क्लास वाली है भाई। तुमने पढ़ा था कि भैया
इसकी अगर मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों में तो पहले इसमें करो फिर इसमें करो, वही काम करना है। पहले इस वाले टी को इस वाले टी के साथ में लिख दो, तो लिख दिया मैंने बड़ा टी छोटा टी। इसी वाले को इस वाले के साथ लिख दो, ठीक है भाई, बड़ा टी छोटा टी। अब नेक्स्ट वाले को पहले वाले के साथ लिख दो, ठीक है भाई, बड़ा टी छोटा टी। इसी वाले को लास्ट वाले के साथ लिख दो, बड़ा टी छोटा टी। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या, चलो अब यहाँ पे देखो, एक दिमाग लगाना भाई, अगर दोनों बड़े बड़े टी होते तो प्लांट टॉल होता, दोनों छोटे छोटे होते तो प्लांट ड्वार्फ होता। भाई एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा एक छोटा, बड़ा एक छोटा है, टोले ड्वार्फ है, टोले ड्वार्फ है, टोले ड्वार्फ है, टोले ड्वार्फ है। अबे तेरी टोले ड्वार्फ है, टोले ड्वार्फ, टोले ड्वार्फ है, मिक्स हो रहे हैं आपस में, बच्चा मीडियम पैदा हो जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग मेंडल ने कुछ अलग ही देख लिया भाई। मेंडल ने देखा, अबे टोल के अंदर जो बड़ा वाला टी हैगा, क्या वो डोमिनेंट नहीं है? मैं कहा हाँ भाई वो डोमिनेंट है। क्या जो छोटा वाला टी हैगा वो रिसेसिव नहीं है? हाँ भाई रिसेसिव है यार। भाई डोमिनेंट है, रिसेसिव है, डोमिनेंट वाला रिसेसिव को पीट देगा और अपने आप को शो कर देगा। नहीं आया समझ? भाई पिछली वाली वीडियो देख लो यार, यही तो बता रहा हूँ भाई। बड़ा टी है, छोटा टी है, बड़ा वाला डोमिनेंट है, छोटा वाला रिसेसिव है। डोमिनेंट हमेशा छोटे वाले को पीट देता है, रिसेसिव को, और डोमिनेंट खुद को शो करता है। डोमिनेंट खुद को शो करता है, रिसेसिव को दबा लेता है। रिसेसिव को कहता है तो कुछ नहीं है, मैं विजेता हूँ, मैं हूँ डॉन, तू बता कौन। तो ठीक है भाई, डोमिनेंट रिसेसिव सर, उसके हिसाब से तो ये टोल हो गया। हाँ भाई टोल हो गया। ये भी टोल हो गया। हाँ भाई टोल हो गया। ये भी टोल हो गया। हाँ भाई टोल हो गया। ये भी टोल हो गया। हाँ भाई सारे टोल हो गए। सर एक बात तो बताओ, हमने पढ़ाई यहाँ से चालू करी, हमने पढ़ाई यहाँ से चालू करी, पेरेंटल जनरेशन है। अबे पढ़ाई यहाँ से चालू करी, पेरेंटल जनरेशन है। सर ऐसा ही तो बोला था आपने पिछली वाली वीडियो के अंदर, ये तो बताया, प्रीवियस वीडियो के अंदर ये पढ़ाया सर आपने। हाँ भाई वही तो पढ़ाया मैंने कि जिससे स्टडी चालू करेंगे पेरेंटल जनरेशन है। जो इनके बालक पैदा होंगे, जो सबसे पहले बालक पैदा हुए, ये हो गए वे सारे के सारे। सर F1 जनरेशन है। क्या है भाई? F1 जनरेशन है। चलो ठीक है, इसके अंदर अब हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। सर जीनोटाइपिक रेशियो निकालने से पहले ये तो बता दो जीनोटाइप क्या हुआ है। जीनोटाइप होता क्या है भाई? देखो जीनोटाइप, एक बार वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ो। जीन का टाइप, जीन का टाइप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं, उसको हमने क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जैसे कि सर इस वाले गोले के अंदर कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, हाँ भाई उसका जीनोटाइप है। इसका जीनोटाइप क्या है? सर दोनों के दोनों स्मॉल टी है, हाँ भाई जीनोटाइप है। इसके अंदर क्या है सर? एक कैपिटल एक स्मॉल, हाँ भाई जीनोटाइप है। कैपिटल है स्मॉल है, जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप को चेक करने के लिए हमको जीन्स चेक करने पड़ते हैं। तो ठीक है भाई, लिख दो ये वाली बात में। तो द जेनेटिक अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, भाई जीन्स का अपीयरेंस, किस तरह के जीन्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। या फिर इसकी एक और आसान वाली डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ जीन्स, टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं, उसको हमने जीनोटाइप बोल दिया। आपसे अगर पूछे कि भाई मेरे को देखो और बताओ कि मेरा जीनोटाइप क्या होगा, तो भाई आप नहीं बता सकते, आपको चेक करना पड़ेगा उसके सेल के अंदर किस तरह के जीन्स हैं। तो कभी भी हम जीनोटाइप को बाहर से देखकर नहीं बता सकते। ये एक तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का इंटरनल जुगाड़ है, स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। एक और चीज़ होती है, आपसे रेशियो निकालने के लिए पूछेगा, फिनोटाइप रेशियो। भाई फिनोटाइप का मतलब है जो बाहर से देख के बता दिया जाए। भाई मैं काला हूँ, बाहर से दिख रहा हूँ, कोई भी देख के बता देगा। मैंने काली जैकेट पहनी है, बाहर से दिख रही है, कोई भी देख के बता देगा। मेरी हाइट नॉर्मल है, ना मैं ज़्यादा लेंथी हूँ, मैं टोल नहीं हूँ, मैं ड्वार्फ नहीं हूँ, तो भाई मेरी हाइट कोई भी देख के बता देगा। मेरे स्किन का कलर, हेयर का कलर, ये सारी चीज़ें कोई भी बाहर से देख के बता देगा। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? फिनोटाइप्स हैं।
तो लिख दूँ क्या कि वो चीज़ें जो बाहर से देख के बताई जा सके फिनोटाइप है। तो द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसे हमने क्या बोल दिया, फिनोटाइप बोल दिया। एक्सटर्नल अपीयरेंस को हमने फिनोटाइप बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसका जीनोटाइप रेशियो तो बताओ सर। सर रेशियो निकालने के लिए तो हमें ये करना पड़ता है ना कि टोल के अपोन में ड्वार्फ कर दो। हाँ भाई ऐसा कर दो। तो देखो भाई यहाँ तो सारे टोल है, ड्वार्फ एक भी नहीं है। तो ऐसे में जब भी कुछ आता है तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट के भैया इनके अंदर सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम को हम लिखते हैं 1:1। तो इसका क्या रेशियो हो गया, 1:1। ये कौन सा रेशियो है सर, ये भाई जीनोटाइप रेशियो है तुम्हारा। सबके अंदर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल सारे सेम है, तो 1:1 जीनोटाइप हो गया। सर 1:1 ही फिनोटाइप होगा उस हिसाब से। तो क्यों भाई 1:1 क्यों फिनोटाइप होगा? सर सारे के सारे बाहर से देखने में टोल है। हाँ भाई बाहर से देखने में टोल है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो एक बात तो बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से ये वाले नए जनरेशन आई थी, F1 जनरेशन जो आई थी, ये मीडियम साइज़ की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका बाप तो टोल था, माँ ड्वार्फ थी। या फिर उल्टा मान लो, माँ टोल थी बाप ड्वार्फ था, बच्चा मिक्स हो गया, तो बच्चा कैसा होना चाहिए था पैदा, मीडियम साइज़ का। लेकिन यहाँ पर हमारा हिसाब चला ही नहीं यार। अगर हमारा हिसाब नहीं चला तो क्या चला, यहाँ पे चला मेंडल का हिसाब। मेंडल ने बताया था एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, डोमिनेंट खुद को शो करेगा, रिसेसिव खुद को हाइड कर लेगा, वो वाला काम हुआ यहाँ पे। चलो ठीक है, मतलब क्या मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो गया? हाँ भाई मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो गया। चलो देखो इधर, पहले लॉ ने क्या बोला था भाई कहाँ चला गया भाई, फर्स्ट रो ये रहा कि जीन्स पेयर में काम करेंगे। हाँ भाई देख लिया हमने, पेयर में काम कर रहे थे। दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट खुद को शो करेगा, रिसेसिव खुद को हाइड करेगा। हाँ भाई वो बात भी फॉलो हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम उन चीज़ों का पता लगा चुके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने रेशियो भी निकाल डाला, तुम बताओ क्या कर लोगे, रेशियो भी निकाल देंगे हम। चलो ठीक है, नेक्स्ट और कुछ बताओ भाई, क्या बता दोगे? सर दूसरा लॉ बताओ भाई। दूसरा था लॉ ऑफ सेपरेशन, कि भैया गैमेट्स बनने के टाइम पे जो जीन्स है वो अलग हो जाएंगे। देखो भाई गैमेट्स बनने के टाइम पे जो जीन्स थे अलग अलग हो गए। सही है भाई, ये बात भी फॉलो हो गई। ओ तेरी खतरनाक हो भाई, ये बात भी फॉलो हो गई। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। F2 जनरेशन निकाल दूंगा यार, ऐसे ही मेरी मर्जी है, कुछ ही कर दूंगा। F2 जनरेशन निकाल दूंगा, आप भी निकाल सकते हो, पेपर के अंदर आता है। F2 भी निकाल के दिखाओ, जीनोटाइप बताओ, F2 का फिनोटाइप बताओ, कैसे निकालोगे? चलो भाई F1 जनरेशन की क्या करो, दो आगे क्रॉस करा दो, F2 निकल जाएगी। उठा लो कोई भी दो बंदे इनमें से, ये लो भाई, ये लो सर, एक उठा लिया, एक और उठा लिया। F2 निकाल दो जल्दी, कैसे निकालोगे भाई? गेमेट्स तो बना ले। गेमेट्स बनाने के लिए सेपरेशन करनी पड़ेगी, ये वाला टी अलग, ये वाला टी अलग, क्रॉस में ये वाला टी अलग और छोटा वाला टी अलग। सर वही वाला काम कर दो, इस वाले टी को इसके साथ, ये लो भाई दो छोटे टी, ओ हो कैपिटल हैं, ये वाले को लास्ट वाले के कैपिटल स्मॉल, ये वाले को इसके साथ कैपिटल स्मॉल, ये वाले को लास्ट वाले के साथ स्मॉल स्मॉल। सर टोल है, क्योंकि दोनों टी तो टोल के थे। सर छोटा बड़ा टोल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर टोल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ड्वार्फ है, अब कैसे ड्वार्फ है? सर दोनों रिसेसिव हैं, दोनों रिसेसिव है, ड्वार्फ है। ठीक है भाई ड्वार्फ है, तो तीन तो टोल है। अगर मैं फिनोटाइप निकालूं भाई, अगर मैं फिनोटाइप निकाल दूं तो तीन तो सर टोल हैं रेशियो में, एक ड्वार्फ है। तीन टोल है, एक ड्वार्फ है। सर ठीक है, तीन टोल है, एक ड्वार्फ है, काम खत्म। चलो नेक्स्ट तो चेक कर लो भाई, जीनोटाइप चेक कर लो एक बार, इधर लिख रहा हूँ जीनोटाइप। सर जीनोटाइप में तो देखो भाई, दो तो बड़े बड़े वाले टी हैं, कैपिटल वाले टी हैं, लेकिन एक ही बंदे के अंदर है। तो एक तो कैसा हो गया जिसके अंदर दोनों टोल हैं। सर दो ऐसे हैं, बड़ा छोटा, दो ऐसे हैं सर, तो ठीक है रेशियो 2। ड्वार्फ सर एक ही है, मतलब दोनों स्मॉल वाले टी एक ही है, एक ही हो गया। तो क्या रेशियो आ गया जीनोटाइप? 1:2:1। ये आपकी जो नीचे जनरेशन आई ये F2 जनरेशन है, और जो आपका रेशियो आया वो 1:2:1 आया जीनोटाइप का। पूछा जाता है आपसे
आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ भाई, अगर 1064 जीनोटाइप्स बनते हैं F2 जनरेशन के अंदर, तो उनमें से कितने आपका टोल होंगे, कितने डुआफ होंगे? तो आप हिसाब लगाओ और कैलकुलेट करोगे कि इसमें से जो 3 हिस्से हैं वो टोल को देने हैं और आपका जो एक हिस्सा है वो डुआफ को देना है। 3:1 है ना, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका लगभग ही आ जाएगा 787 और 277। सर ऐड करने पे तो वही आ रहा है। हाँ भाई वही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। तो भाई ये आपका क्या आ गया, ऐड करके देख लो एक बार, 774, ठीक है, 1 बचा, 1 7 8 और 8 6, ठीक है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, वही वाला हिसाब है, ठीक, तो सब कुछ सेम है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 3:1 का हिसाब आ गया। चले भाई आगे चले। सर एक आधी क्रॉस और करके दिखा दो, मेरे को तो क्रॉस करनी नहीं आई अभी। चलो भाई और क्रॉस करते हैं। देखो भाई, जो वायलेट फ्लावर है वो डोमिनेंट होता है। मैंने 2 कैपिटल वी ले लिए और 2 स्मॉल वी ले लिए, किसके लिए? वाइट के लिए। ये कैसा फ्लावर है? वाइट फ्लावर। ये कैसा फ्लावर है? वायलेट फ्लावर, ठीक है सर, क्रॉस कराओ। ले लो भाई, गैमेट्स बना दिए। क्या बना दिए? गैमेट्स। सर अलग तो कर लो गैमेट्स बनाने के लिए। ये लो भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा दिया, इन अलग कर लो सर। ये लो भाई, अलग हो गया। सर क्रॉस करा दो। ये लो भाई, क्रॉस करा दी। छोटा बड़ा वाला, छोटा बड़ा वाला, और यहाँ पे भी तो सेम होगा सर, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो ठीक है, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला भी, बड़ा वाला छोटा वाला भी, कैपिटल वाला स्मॉल वाला भी। ओहो सर, डोमिनेंट रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव है सर, डोमिनेंट रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव है। ओ वो दुर्राटे काट रही हैं भाई, डोमिनेंट रिसेसिव है भाई। चलो भाई देखो एक बार क्या हुआ, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट अपना आपको शो करेगा, तो सारे के सारे क्या हो गए? वायलेट हो गए, ठीक है सर। बड़ा है छोटा, बड़ा है छोटा, बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा, जीनोटाइप सारों का सेम है सर। फिनोटाइप वायलेट है, सारों को सेम है, तो जीनोटाइप प्लस में फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, 1:1 सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया पूरा। चलो वो तो भाई सेकंड जनरेशन निकाल दो, F2 निकाल दो। ये तो कौन सी थी? F1। F2 निकाल के दिखाओ भाई। F2 निकालने के लिए क्या करोगे भाई? इनमें से कोई से 2 उठा लो। ये लो सर, ये उठा लिया, इसकी क्रॉस करा दी इस वाले से। भाई गैमेट्स तो बना ले, क्रॉस तो जब भी कराएगा। तो गैमेट्स बनाने के लिए इसको अलग कर लिया, छोटे वाले को अलग कर लिया क्रॉस में, बड़े वाले को अलग कर लिया, छोटे वाले को अलग कर लिया, क्रॉस कराई तो बड़ा वाला बड़ा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, छोटा वाला छोटा वाला। ओ तेरी, 2 बड़े बड़े हैं। चलो भाई जल्दी से जीनोटाइप निकालो। 2 बड़े बड़े एक के अंदर है, बड़ा छोटा ऐसे 2 हैं, और छोटा छोटा ऐसा 1 है। सेम टू सेम सर, 1:2:1। फिनोटाइप निकालो भाई जल्दी। फिनोटाइप क्या होगा भाई? देखो, वायलेट है, वायलेट है, वायलेट है, वाइट है, ठीक है भाई। तो सेम टू सेम काम हो गया भाई। 3:1 आ गया। क्या आ गया? 3:1 आ गया सर। ये तो सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है। हाँ भाई, आप जिस मर्जी भी करेक्टर की क्रॉस कर लीजिए, सेम टू सेम रिजल्ट आना है। चलो एक इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, इंसानों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिखा दूंगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, इंसानों के अंदर जो काले बालों का कलर है वो आता है H नाम के जीन से। तो ये क्या डिनोट करते हैं? ब्लैक हेयर, और ये डोमिनेंट होते हैं ब्लैक हेयर। इसकी मैंने क्रॉस करा दी छोटे h से, जो कि शो करता है आपके ब्लॉन्ड हेयर। ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्डी हेयर का मतलब है एक तरीके से सुनहरे से बाल, थोड़े थोड़े सुनहरे से बाल। ठीक है सर, करा दो क्रॉस, करा दो। करा के क्या करा दोगे तुम? दिखाओ मुझे भाई। क्रॉस तो जब कराओगे पहले क्या बना लो? गेमेट्स बना लो। क्या बना लो? गेमेट्स बना लो। बना दिया सर, बना देंगे। देखो जी, H अलग कर लो, H अलग कर लो, स्मॉल वाला H अलग कर लो, स्मॉल वाला H कर, क्रॉस करा दो सर। F1 निकाल दोगे, उसके बाद दोनों उठाएंगे, F2 निकाल देंगे। मैं नहीं करूँगा ये वाला काम, ये तो होमवर्क है आपका बेटा। सारा मुझसे करा लोगे, मतलब कि एक एक जैसे क्रॉस में बचा 60 करा दो, तुम एक भी ना करो, ऐसा तो नहीं होने का। ऐसा है, ये काम करना है आपको खुद से, ये आपको होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का रिजल्ट बताना है मुझे। व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो इन द F1 एंड F2 जनरेशन एंड आल्सो द फिनोटाइप रेशियो बताना है आपको। ठीक है, इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू टेल मी। ठीक, तो इसी के साथ में हम चलते हैं भाई।
मेंडल का लास्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं।